मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र। मित्रों, इसके पहले के वीडियोज में हमने बताया था कि हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। निर्णय तो आते रहते हैं, इस निर्णय में स्पेशल क्या है जिस पे आप सभी को ध्यान भी देना चाहिए। ये आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के पर्पज से ये वीडियो आज का डाला जा रहा है, और इसलिए भी डाला जा रहा है कि एक अथॉरिटी, हम यहां पे बात करेंगे हम लोग के केस में स्क्रूटनी अथॉरिटी या जांच अधिकारी, और वैसे भी जो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है या क्वासी जुडिशियल अर्ध न्यायिक अथॉरिटी है जो निर्णय पास करते हैं, उनके लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इस न्यायालय के आदेश में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें जानना चाहिए और बहुतों को पता नहीं होता। वो केवल इतना ही जानते हैं कि निर्णय हमारे पक्ष में है या हमारे पक्ष में नहीं है। चलिए, इन सारी बातों से ऊपर उठकर आज हम इस कोर्ट के निर्णय पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। रिट पिटीशन नंबर 39741 ऑफ 2023 ऑर्डर डेटेड 28 नवंबर 2023। इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, उस चीज को गोपनीय रखना है। आप यहां से डाउनलोड करेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं आपसे, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये कोर्ट है ऑनरेबल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी एंड ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार, और उन्होंने ये ऑर्डर इसलिए जारी किया है, जैसा कि मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था, तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर से एक अभ्यर्थी का कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने प्रमाण पत्र जो कि 2021 में जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया। उस कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को 2004 में भी एसटी का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, उसके घर वालों को जारी हुआ है, और 2021 का भी जारी हुआ है। उसने एक सर्विस में अप्लाई किया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गवर्नमेंट जॉब है, और 2021 जिसपे की उसने भेजा था और वेरिफिकेशन के लिए वो जाति प्रमाण पत्र आया, तो स्क्रूटनी कमेटी जनपद गाजीपुर ने उस प्रमाण पत्र को खारिज कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थी हाईकोर्ट में पहुंचा। आप में से बहुत लोग ये कह सकते हैं, हम भी कहते थे, कि डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी ने अगर आपके फेवर में आदेश नहीं दिया है तो आपने मंडल में जाना चाहिए। मंडल से भी ये आपके फेवर में आदेश नहीं है तो आपने राज्य स्क्रूटनी कमेटी में जाना चाहिए, जाना भी चाहिए। डिपेंड करता है सिचुएशंस क्या है। अगर यह प्रार्थी कोर्ट में नहीं जाता, इसका कैंडिडेचर निरस्त हो सकता है, क्योंकि समय पे जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन रिपोर्ट न जाए। और सत्यापन रिपोर्ट, बड़ी मजे की बात है, ये 2 दिन के अंदर स्क्रूटनी कमेटी का गठन भी होता है, आदेश भी जारी होता है, और वह आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी भेज दी जाती है। तो जब आयोग को ऐसी कॉपी मिलेगी तो निश्चित रूप से वह उसके अभ्यर्थी होने के दावे को निरस्त कर देगा, कैंडिडेटशिप निरस्त कर देगा। इसलिए इनकी मजबूरी थी कि इनको हाई कोर्ट जाना था। हाई कोर्ट ने
जो निर्णय दिया है वो नेचुरल जस्टिस को लेकर दिया है। वकील साहब का प्रेयर था कि हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे मुवक्किल के साथ नैसर्गिक न्याय नहीं किया गया है, इसे आपने देखना चाहिए। तो आमतौर पर क्या होता है कि कोर्ट, ठीक है भाई, डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी ने नैसर्गिक न्याय नहीं किया तो हम मंडल स्क्रूटनी कमेटी को भेज देते हैं। लेकिन वकील साहब ने साफ साफ कहा, उन्होंने अपने रिट पिटीशन में यह स्पष्ट लिखा कि इसको कहीं और नहीं जाना चाहिए, आपने डिसाइड करना चाहिए ऐसा रिट, ऐसा ऑर्डर जो, तो ऐसे रिट ऑर्डर को जब उन्होंने कहा तो वकील साहब ने वर्लपूल कॉरपोरेशन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क 1998 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने कोट किया और बताया कि भले ही एक विकल्प, फरियादी के लिए एक विकल्प है कि वो उस मंच पे जा सकता है, जैसे कि जिला स्क्रूटनी कमेटी के बाद विकल्प है आपका मंडल, तो इसी आशा से उन्होंने लगा कि जा सकता है। लेकिन और जो वर्लपूल कॉरपोरेशन का केस था उसमें एक विकल्प था कि ट्रेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के अंतर्गत यह रेमेडी थी कि वो ट्रेड टैक्स में जाके अपनी शिकायत कर सकते थे, वहां से निर्णय ले सकते थे। लेकिन इतना होने से ही हाईकोर्ट की जो पावर है अंडर आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के अंदर जो पावर है वो खत्म नहीं हो जाती। और उसमें साफ साफ लिखा है कि एक रिट पिटीशन आपका इसलिए नहीं खारिज किया जा सकता है कि वैकल्पिक ऑर्डर, वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है। इसलिए उन्होंने कहा सर, वैकल्पिक व्यवस्था की बजाय आपके अथॉरिटी है और आप इससे निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट के साथ नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है। यह पृष्ठभूमि रही। हम आते हैं नेचुरल जस्टिस पे, और जज साहब ने, दोनों जज साहबान ने जो उनके ऑर्डर का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में उन्होंने कारण बताया है, अपने निर्णय का कारण बताया है। तो उन्होंने आधार क्या बनाया है कि 2004 में भी जाति प्रमाण पत्र जारी है और 2021 में भी जारी है, और सत्यापन के समय 2021 के प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। और वकील और जो यह जो निरस्त किया गया है वह अभ्यर्थी को किसी भी तरह का अवसर दिए बिना निरस्त किया गया है। यह आम ऑर्डर में ये जजमेंट के लैंग्वेज है, आता है। लेकिन इसमें खास क्या है? खास पहली चीज ये तो आपको पता है कि उनका ऑर्डर इसलिए है कि विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी बिना किसी अवसर को दिए बगैर, अभ्यर्थी को बिना कोई अवसर मुहैया कराए बगैर, उसकी बात सुने बगैर आपने एक आर्बिट्रेरी रूप में मनचाहा, जिसको आप कहें कि झगड़ालू प्रवृत्ति, इस तरह से आपने ये दे दिया है। लिखा है उन्होंने, ए फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज अंडर स्टैट्यूटरी
obligation to consider with due care every fact for and against the petitioner and to record its finding in a manner which would clearly indicate as to whether the fact on which the order was passed have been established. उन्होंने कहा कि जो भी फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है या जांच अधिकारी है वह एक वैधानिक उसकी जिम्मेदारी है, वह एक वैधानिक दायरे में आता है और उसकी यह ड्यूटी है कि जो भी वो फैक्ट पावे, जो भी तथ्य पावे, चाहे वह अभ्यर्थी के पक्ष में हो या अभ्यर्थी के विपक्ष में हो, बिना उसके बायस्ड हुए वो बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों चीज, जो उसके पक्ष में है जो उसके विपक्ष में है, दोनों चीज को उन्होंने अभिलेख में दर्शाना चाहिए. Which would clearly indicate as to whether the fact on which the order was passed has been established. और उस फैक्ट को बताना चाहिए जिसके आधार पर उन्होंने आदेश पारित किया है. ये किसको उन्होंने कहा? फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी को. फिर आगे लिखते हैं, absence of the finding to disclose reason in an order in the manner indicated above would render the order to be indefensible or unsustainable. मतलब कि अगर आपने वह कारण नहीं बताया जिसके आधार पर आपने आदेश दिया है, तो वह आदेश सुरक्षित करने योग्य नहीं है और न उस आदेश को सस्टेन किया जा सकता है, माना जा सकता है. सब कानूनी भाषाएं, हम आपको सिंपल बात आपको समझने के लिए बता रहे हैं. आगे उन्होंने एक शब्द लिखा, रीजन इज द हार्ट बीट ऑफ एवरी कंक्लूजन. जो कारण है, जो फैक्ट है, वो जो कारण है, वह सभी प्रकार के निर्णय पर उसका वो जो है हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है. तो कोई भी आप निर्णय देते हैं उसका कारण बताइए, वो दिल की धड़कन है, उस कारण से ही पता चलेगा कि आपका निर्णय सही है या नहीं है. आगे उन्होंने अब आदेश देना शुरू किया है, तो उसमें क्या लिखा है? नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ रीजन रेंडर द ऑर्डर टू बी वायोलेटेड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. और अगर आपने रीजन नहीं दिखाया है, कारण नहीं बताया है, तो ऐसे ऑर्डर नैसर्गिक न्याय, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. अगर आपने कारण नहीं बताया है अपने आदेश का, तो वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. फिर आगे वो रीजन के बारे में बता रहे हैं. रीजन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग. जो कारण है वह कारण ही पारदर्शिता और स्वच्छता और पारदर्शिता निर्णय लेने में दिखाती है. आप जो निर्णय लेते हैं वह पारदर्शी है, स्वच्छ है, किसी से बायस नहीं है, वह कारण ही है, वह रीजन है. इसीलिए इसको रीजन्ड ऑर्डर भी कहा जाता है. आगे लिख रहा है, इट इनेबल लिटिगेंट टू नो रीजन फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ हिज प्रेयर. यह कारण ही है जो बताती है, जो अभ्यर्थी है, जो कोर्ट में गया है, लिटिगेंट बोलते हैं उसको, जो कोर्ट में गया है अभ्यर्थी,
उसको ये बताती है कि उसकी प्रार्थना स्वीकार की गई या नहीं की गई। ये कैसे होता है? जो आप कारण लिखते हैं अपने आदेश में। आगे मित्रों, इट इज स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल जस्टिस, और यह नैसर्गिक न्याय के लिए वैधानिक आवश्यकता है। यानी कारण बताना वैधानिक आवश्यकता है नैसर्गिक न्याय के लिए। Thus, failure to give reason amounts to denial of justice. Thus, failure to give reasons amounts to denial of justice. अगर आप कारण नहीं देते तो इसका मतलब आप न्याय को हटा रहे हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं, यानी आप न्याय भी नहीं दे रहे हैं। इसके आगे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। हमारे जो एडवोकेट भाई लोग हैं वह भी इसको समझने का प्रयास करें। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, लॉयर नहीं हूं, मेरी डिग्री लॉ की नहीं है, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, अनुभव के नाते मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। बाकी और इसको आप बेहतर तरीके से पाने के लिए इस आदेश को अपनी कानूनी किताबों के अनुसार इंटरप्रेट कर सकते हैं। मैं एक प्लेन लैंग्वेज में सभी के लिए बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि जो नैसर्गिक न्याय है उसमें जुड़वा तत्व है, वो दो तत्वों से मिला हुआ है। नैसर्गिक न्याय में दो तत्व हैं। वो क्या है? पहला तत्व, वह व्यक्ति जिसे आपके एक्शन से, यानी अथॉरिटी के आदेश से कुछ नुकसान हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है, उस व्यक्ति को एक शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस आपको देनी चाहिए। यह नोटिस जो होती है, यही नोटिस बताती है कि हमने आपको सुनवाई का अवसर दिया। अब नोटिस भी ऐसी मत दीजिए कि शाम को नोटिस दिया और सुबह आपने मजलिस बुला ली, कमेटी बुला ली। उसको पर्याप्त समय दीजिए कि अपनी बात वो कहे, 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपको लगता है। और दूसरा तत्व क्या है? द ऑर्डर्स ऑफ पास बाय द अथॉरिटीज शुड गिव रीजन फॉर अराइविंग एट एनी कंक्लूजन शोइंग प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो दूसरा तत्व यह है कि जो भी अथॉरिटी, जो भी प्राधिकारी आदेश दे रहा है, वह कारण को रिकॉर्ड करे, वह कारण बताए कि वह इस निर्णय पर कैसे पहुंचा। जो उसने अपना दिमाग लगाया इस निर्णय पर पहुंचने के लिए, वह कारण बताए जिसके कारण वो उस निर्णय पर पहुंचा है। आगे वो लिख रहे हैं, वायलेशन ऑफ एदर ऑफ देम, इन दोनों में से किसी का भी अगर आप उल्लंघन करते हैं, इन द गिवन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो भी आपके समक्ष मसला आया हुआ है, केस आया हुआ है, अगर आपने उस फैक्ट को उस पर दर्ज नहीं किया, उस कारण को दर्ज नहीं किया, तो वह ऑर्डर स्वयं में ही निरस्त हो जाना है। आगे और भी उन्होंने लिखा है, सच रूल बीइंग एप्लीकेबल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी सर्टेनली रिक्वायर्ड दैट द जजमेंट ऑफ कोर्ट शुड मीट विद दिस रिक्वायरमेंट विद हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन। उन्होंने आगे लिखा कि सच रूल बीइंग एप्लीकेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ऐसा रूल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पर लागू होता है, और यह इसलिए भी कि उसी से वह जो कारण बताएगा, जो निर्णय लेगा, वह कोर्ट के उच्च श्रेणी के संतोषजनक निर्णय होना चाहिए। यानी वह निर्णय जज के लिए संतोषजनक होना चाहिए, हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ाते हैं आपको।
द ऑर्डर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मे नॉट प्रोवाइड रीजन लाइक जजमेंट। वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है प्रशासनिक प्राधिकारियों के ऑर्डर जजों के जैसा न हो, क्योंकि जज जब ऑर्डर देते हैं तो उनको कारण बताना ही पड़ता है, हर चीज बतानी पड़ती है। इसीलिए आप देखिए कि जजमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को या किसी अच्छे हाई कोर्ट के निर्णयों को बराबर कोट किया जाता है। वो यही चीज है कि हमने क्या आधार लिया निर्णय बनाने का। द ऑर्डर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मे नॉट प्रोवाइड रीजन्स लाइक जजमेंट, यानी वो जजमेंट की तरह रीजन हो सके न दे पावे, बट द ऑर्डर मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रीजन ऑफ रैशनैलिटी। लेकिन जो आप ऑर्डर दे रहे हो वो वास्तविक कारण वहां दिखने चाहिए। जो आप कारण दे रहे हैं वो वास्तविक होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन, बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, और ये सलाह भी लिखी है, आदेश भी लिखा है। चूंकि आदेश के कैटेगरी में तो हम आदेश ही कहेंगे। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पासिंग ऑफ एन ऑर्डर बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी हैड प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, प्रशासनिक प्राधिकार या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी, इनके ऑर्डर में जो डिफरेंसेस था, जो अंतर होता था, वो खत्म हो चुका है। अब कोई अंतर नहीं है, और दोनों को ही दोनों को ही रिक्वायर्ड टू पास रीजन्ड ऑर्डर, दोनों को ही एक रीजन्ड ऑर्डर पास करना चाहिए, यानी वो ऑर्डर जिसमें कारण हो, वो ऑर्डर जो नैसर्गिक न्याय की जरूरत। फिर उन्होंने अपने 9वें पैरा में लिखा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टिंग है 1970 में, AK कैरिपैक एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें इन्होंने नेचुरल जस्टिस के बारे में बताया है, ये भी आप सुने। Honorable Supreme Court held that the concept of natural justice has undergone a great deal of change in recent year. उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय AK कैरिपैक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो 1970 में है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वह विगत वर्षों में बहुत चेंज लिया हुआ है, बहुत चेंज हुआ है उसमें। जैसे कि पहले माना जाता था, इन द पास्ट इट वाज थॉट दैट इट इंक्लूड जस्ट 2 रूल्स। पहले यही माना जाता था कि उसमें 2 ही नियम होते हैं। पहला नियम ये कि नो वन शैल बी ए जज इन हिज ऑन केस, जिसका केस है वही उसमें न्यायिक जज न बने। मेरा केस है तो मैं ही उसमें जजमेंट ना करूं, मैं उसमें न्यायिक न बनूं। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, नो डिसीजन शैल बी गिवन अगेंस्ट ए पार्टी विदाउट अफोर्डिंग हिम ए रीजनेबल हियरिंग। एंड जो भी आप डिसीजन देते हैं किसी पार्टी के विरुद्ध, उसको पर्याप्त अवसर मुहैया कराइए। तो ये 2 चीज उस समय समझी जाती थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बताया, उसी में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, वेरी सुन देयर आफ्टर ए थर्ड रूल वाज एनमिसेस्ड एंड दैट इज दैट, जो अब तीसरा रूल आ गया, तीसरा सिद्धांत आ गया, दैट इज दैट क्वासी जुडिशियल इंक्वायरीज मस्ट बी हेल्ड इन गुड फेथ। जो अर्ध न्यायिक जांच है, अब ये सब क्या है, ये जांच है ना, तो जो ये अर्धन्यायिक जांच है, यह गुड फेथ, अच्छे विश्वास के लिए,
गुड फेथ, अच्छे कारण के लिए बिना बायस्ड हुए और बिना आर्बिट्रली या अनरिजनेबली हुए, यानी आप जो निर्णय लेंगे वो गुड फेथ में लेंगे, बिना बायस्ड हुए, बिना पूर्वाग्रहित हुए, और आपका निर्णय इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो आर्बिट्री हो, विरोध करे। But in the course of years, many more subsidiary rules came to be added to the rules of natural justice. और भी इसमें बहुत सारे रूल जुड़ चुके हैं और भी सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं। अब उन्होंने निर्णय दिया, अभी तक देखिए उन्होंने अपने निर्णय का कारण बताया और इन्होंने अपने निर्णय के कारण में सुप्रीम कोर्ट जो 1970 की बात की, एक कैरपैक एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको भी कोट किया है और उसके पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को कोट किया है और इसके आधार पर उन्होंने निर्णय दिया फॉर द अफोरसेड रीजन्स, उन्होंने लिखा ना अफोरसेड रीजन, उपरोक्त कारणों से, वी आर ऑफ द कंसिडर्ड ओपिनियन दैट द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर डेटेड 22 जुलाई 2023, स्क्रूटनी कमेटी का ये आदेश का डेट है, कैन नॉट बी सस्टेन्ड इन द आई ऑफ लॉ एंड इट इज अकॉर्डिंगली क्वेस्ट। तो यह जो ऑर्डर दिया है जिसको यहां चैलेंज किया गया है, इस इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर जो दिनांक 22/7/2023 का है, और ये ऑर्डर रिस्पोंडेंट नंबर 5 यानी गाजीपुर जिला के जिलाधिकारी यानी उस समय स्क्रूटनी कमेटी के अध्यक्ष, उनका ऑर्डर कानून के निगाह में टिकता नहीं है, वो सस्टेन नहीं करता। द मैटर इज रिमांडेड बैक टू रिस्पोंडेंट नंबर 5 फॉर डिसाइडिंग द मैटर afresh after affording opportunity to hearing to the petitioner within a period of 3 weeks from the date of receipt of certified copy of the order। और उन्होंने रिस्पोंडेंट 5 यानी जिलाधिकारी या अध्यक्ष स्क्रूटनी कमेटी को यह केस फिर से वापस भेज दिया कि आप अभ्यर्थी को पूरा उसकी बात को सुनने का अवसर दें और इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि पाने के 3 हफ्ते के अंदर आपका आदेश आना चाहिए। मित्रों, आपको समझाने में लगभग ये आधे घंटे का वीडियो बन गया है, जबकि इरादा था इसको 15 मिनट में करने का। मैं शुक्रिया करूंगा कमिश्नर साहब के.एन. गौड़ जी का, जिन्होंने इसके ऊपर हम और उन्होंने एक एक बिंदु पर लगभग 3 घंटे डिस्कशन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उमेश जी, आप इसका एक वीडियो बनाकर सगा समाज के लिए जारी करें और वीडियो सिंपल भाषा में होना चाहिए। तो एक बार मैं समरी आपके सामने रख देता हूं। आपने बहुत कुछ समझ लिया इसमें कि जो ये केस था, उस केस को, वह केस प्रार्थी के पक्ष में गया। जो स्क्रूटनी कमेटी का आदेश था 22 जुलाई 2023 का, उसको कोर्ट ने क्वेश कर दिया यानी निरस्त कर दिया और कोर्ट ने पुनः इस केस को जनपद में भेज दिया कि आप प्रॉपर समय देते हुए, अवसर देते हुए इस केस की सुनवाई करें। और इस केस में हमने आपको जो बताना चाहा वो नेचुरल जस्टिस के बारे में बताना चाहा। अगर आपके साथ नेचुरल जस्टिस नहीं है तो आप डिस्ट्रिक्ट के पास भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, लेकिन यह दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में नेचुरल जस्टिस आपके साथ नहीं हुआ है। और उन्होंने
बताया कि ऑर्डर रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए, आदेश जो भी है उसका कारण होना चाहिए, उस कारण के सापेक्ष आपका आदेश आना चाहिए और आपने गुड फेथ में काम करना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए, न कि आर्बिट्री मैनर में काम करना चाहिए। गुड फेथ में करिए, बिना बायस्ड हुए, बिना पूर्वाग्रहित हुए आप गुड फेथ में काम करिए और सारे कारण को आप रिकॉर्ड करिए जो प्रार्थी के, अभ्यर्थी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, और उस आधार पर आप निर्णय लेकर बताइए। आपका जो निर्णय आना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए, सारी चीजें आपकी इस ढंग से आनी चाहिए जो कोर्ट को संतुष्ट कर सके। हाई डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। मित्रों, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और आशा है आप समझे भी होंगे। तो इस केस को मैं 2 वीडियो में, एक इसके पहले था जिस पे स्क्रूटनी कमेटी का जो आदेश था उसमें हमने कुछ बिंदुओं को बताया था वो, और हाई कोर्ट के आदेश को भी हमने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने क्यों उसको क्वेश किया। हमने पहले ही बताया था कि वो बियॉन्ड शासनादेशों के बाहर जाकर अपना काम किए हैं और कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं किए हैं, और जज साहब ने पकड़ लिया है इस चीज को, क्योंकि जो ये पिटीशन पड़ा था उसमें सारे शासनादेशों का जिक्र भी था, सारी कुछ चीजें थी। मित्रों, फिर मिलेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। और एक बात और, आपको किसी भी शासनादेश की जरूरत हो आप कमेंट बॉक्स में अपना पता, अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जरूर दें, क्योंकि ईमेल पे भेजना हमारे लिए आसान है, कंप्यूटर से हम तुरंत भेज सकते हैं। व्हाट्सएप से भेजने में थोड़ी परेशानी होती है, भेजा भी जा सकता है। मित्रों, जय भारत, जय संविधान।